नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद हमारे घरों और संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा है। कैसे एक सम्मानित शब्द गृहिणी, जिसका मतलब सिर्फ घर संभालने वाली नहीं बल्कि घर की आत्मा था, वो धीरे धीरे हाउसवाइफ जैसे शब्द में बदल गया, जिसे अक्सर ये लोग कम करके आंका जाता है। हमारी इस पूरी चर्चा का आधार है मुकेश मिश्रा का विश्लेषण, खास तौर पर उनके कार्यक्रम विचारों की उड़ान का एपिसोड 9, गृहिणी घर की धुरी से भ्रम की शिकार तक। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मिश्रा के अनुसार ये बदलाव सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी। जी बिल्कुल। मिश्रा का तर्क जैसा स्रोत में बताया गया है वो यही है कि गृहिणी शब्द में एक गरिमा थी, एक वजन था। वो परिवार का भावनात्मक सांस्कृतिक केंद्र मानी जाती थी। लेकिन हाउसवाइफ शब्द हाँ अंग्रेजी में आम है, पर भारतीय संदर्भ में उनके अनुसार ये गृहिणी की भूमिका को कमजोर करता है, उसे निर्भर, अनुत्पादक मतलब अनप्रोडक्टिव दिखाता है। और मिश्रा ऐसे सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं मानते हैं, वो इसे भारतीय संस्कृति और परिवार की जो भावनात्मक स्थिरता है उसकी नींव पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला मानते हैं। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक हमला शब्द काफी वजनदार है। चलिए फिर खोलते हैं इस परत को और मिश्रा के विश्लेषण के जरिए उन भ्रमों या मिसकंसेप्शंस को समझते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। देखते हैं कि उनके मुताबिक ये सब हुआ कैसे। तो मिश्रा के अनुसार पहला और शायद सबसे बुनियादी भ्रम जो फैलाया गया वो ये था कि घर संभालना कोई बड़ा या महत्वपूर्ण काम नहीं है। गृहिणी शब्द में जहां एक गौरव था, एक जिम्मेदारी का एहसास था, वहीं हाउसवाइफ में ये भाव मानो कहीं कहीं खोसा गया। स्रोत में एक लाइन भी है, घर संभालना नौकरी नहीं, संस्कृति को सहेजने की साधना है। पर इसी साधना को ही जैसे महत्वहीन बना दिया गया। हाँ बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मिश्रा के विश्लेषण के अनुसार काम तो वही रहा, घर संभालना, बच्चे, रिश्ते, लेकिन उसका मूल्य घटा दिया गया, उसकी वैल्यू कम कर दी गई। और इसे उस कथित बड़ी रणनीति से जोड़ के देखा जा सकता है जिसका जिक्र स्रोत में है कि अगर भारत को सांस्कृतिक रूप से कमजोर करना है तो परिवार की इकाई पर चोट करो। और परिवार की इकाई की नींव कौन? गृहिणी। उसकी भावनात्मक स्थिति, उसके आत्मसम्मान पर चोट करो। जब किसी के योगदान को आप लगातार कम आंकते हैं ना, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति खुद अपनी भूमिका पर सवाल उठाने लगता है। हाँ, ये बात तो है। और इसी से जुड़ा हुआ शायद वो 8वां भ्रम है जिस पर मिश्रा बात करते हैं कि पहचान सिर्फ करियर से होती है, जॉब से। और क्योंकि गृहिणी के पास कोई औपचारिक पैसे वाली जॉब नहीं थी, तो समाज में ये धारणा बन गई कि वो कुछ नहीं करती। अरे ये तो कितनी अजीब बात है। घर चलाना तो अपने आप में एक पूरा मैनेजमेंट है। संस्कारों, ऊर्जा, इन सब का प्रबंधन करती है। भले ही उसका कोई पदनाम ना हो, वो असल में उस घर की सीईओ है, एक व्यवस्थापक है। स्रोत में कहा भी गया है, जो घर संभालती है वही समाज को टिकाती है। तो इस योगदान को अदृश्य बना देना, उसे पहचानहीन कर देना, मिश्रा के अनुसार ये उसी मनोवैज्ञानिक हमले का एक अहम हिस्सा था। और फिर घर के काम को लेकर भी नजरिया बदला गया। मिश्रा के 6ठे और 7वें भ्रम शायद इसी से जुड़े हैं। पहला, कि परिवार के लिए सेवा भाव से कुछ करना वो नौकरानी बनने जैसा है। सवाल उठने लगे, तुम क्यों करोगी सबके लिए? तुम कोई नौकरानी हो क्या? हाँ। और दूसरा, कि घर के काम तो असल में नौकरों के काम है, इन्हें आउटसोर्स कर देना चाहिए। जी हाँ, ये दोनों बातें काफी जुड़ी हुई हैं। मिश्रा के विश्लेषण के अनुसार पहले सेवा में एक स्नेह था, एक अपनापन था। खाना बनाना सिर्फ पेट भरना नहीं था, वो पोषण और प्रेम देना था। घर साफ करना सिर्फ सफाई नहीं, एक शुद्धि का भाव था उसमें। लेकिन जब सेवा को नौकरानी के काम से जोड़ा गया और घर के काम को आउटसोर्स करने लायक समझा गया, तो उस काम से जुड़ी जो भावना थी वो खत्म हो गई। घर शायद चलता रहा, पर मिश्रा के शब्दों में कहें तो महकने वाला नहीं रहा। मतलब उसमें वो आत्मीयता कम हो गई। हाँ। स्रोत की ये लाइन मुझे बहुत सटीक लगती है। घर काम से नहीं, भावना से चलता है। और जब उस भावना को ही शर्मिंदगी से जोड़ दिया गया, स्रोत कहता है जहां सेवा शर्म बन जाए वहां संवेदना मर जाती है। तो घर क्या बन गया? एक तरह से मीटिंग रूम, जहां बस हिसाब किताब होने लगा कि मैंने ये किया, तुमने क्या किया। ये तो हुआ काम और पहचान का अवमूल्यन।
लेकिन मिश्रा एक और गहरे स्तर के बदलाव की बात करते हैं, श्रृंगार और आधुनिकता की समझ को लेकर। दूसरा भ्रम वो बताते हैं कि पारंपरिक श्रृंगार को फूहड़पन या पिछड़ापन कहा गया, जबकि पहले सिंदूर, बिंदी, कंगन, इन सब के तो आध्यात्मिक और ऊर्जा संबंधी अर्थ होते थे। जी बिल्कुल। मिश्रा के अनुसार पारंपरिक श्रृंगार सिर्फ बाहरी सजावट नहीं था, वो आंतरिक अवस्था, शुद्धि और ऊर्जा की अभिव्यक्ति माना जाता था। जैसे सिंदूर श्रद्धा का प्रतीक, बिंदी संतुलन का, कंगन ऊर्जा के प्रवाह का। इस तरह की मान्यताएं थीं, लेकिन जैसा स्रोत बताता है, इसे पुराना, पिछड़ा, देह प्रदर्शन कहकर खारिज किया गया। और उसकी जगह किसने ले ली? मेकअप ने। मिश्रा का तर्क है कि मेकअप बाहरी है, अक्सर स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ब्रांड्स पर निर्भर करता है, जबकि श्रृंगार आंतरिक सौंदर्य को प्रकट करता था। स्रोत की एक पंक्ति है, स्त्री ने मिरर जीत लिया पर मन हार दिया। और एक और, श्रृंगार वासना नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। मिश्रा इसे आत्मा की भाषा से बाजार की भाषा में बदलाव के तौर पर देखते हैं। श्रृंगार सजाता था, मेकअप छुपाता है। और इसी से जुड़ा हुआ है नौवां भ्रम कि आधुनिकता का मतलब है परंपरा से पूरी तरह दूरी बना लेना, यानी मॉडर्न होने के लिए अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं को छोड़ना जरूरी है, चाहे वो पहनावा हो, पूजा हो, संस्कार हो। हाँ, और मिश्रा इसे आधुनिकता की एक बहुत ही, कह सकते हैं, गलत व्याख्या मानते हैं। उनके अनुसार आधुनिकता और तकनीक जीवन को आसान बनाने के साधन हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन परंपरा आत्मा है, वो मूल्यों का स्रोत है। परंपरा को पूरी तरह छोड़ देने से शायद सुविधाएं बढ़ी, जीवन तेज हुआ, पर वो आंतरिक शांति, वो जुड़ाव कहीं खो गया। जैसा स्रोत में कहा गया है, तकनीक से जीवन आसान हुआ, पर परंपरा से ही जीवन सुंदर होता है। और यहाँ सुंदरता का मतलब सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सार्थकता से भी है। जब परंपरा को ही पिछड़ापन कह दिया गया, तो अपनी पहचान का एक बड़ा हिस्सा जैसे खुद ही नकार दिया गया। ये सारे बदलाव तो बाहरी और पहचान से जुड़े थे, लेकिन मिश्रा एक और बहुत गहरे हमले की बात करते हैं, भावनाओं पर। ठीक है। तीसरा भ्रम जो वो बताते हैं वो ये है कि भावनात्मक होना कमजोरी है और सफल होने के लिए प्रैक्टिकल बनना जरूरी है। डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल। ये मंत्र इतना हावी क्यों हो गया? मिश्रा के विश्लेषण के अनुसार ये शायद सबसे गहरा वार था। भारतीय संदर्भ में स्त्री की भावनात्मक शक्ति, संवेदना, सहानुभूति, रिश्तों को महसूस करने और जोड़ने की क्षमता, इसको हमेशा बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यही तो है जो घर को घर बनाती थी। लेकिन जब इसी भावनात्मकता को कमजोरी का लेबल दे दिया गया और प्रैक्टिकल होने को, यानी भावनाओं से कटकर सिर्फ तर्क या फायदे नुकसान से सोचने को बढ़ावा मिला, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हुए। मिश्रा कहते हैं कि भावनात्मकता कमजोरी नहीं, वो जीवन की ऊष्मा है, गर्माहट है। जब गृहिणी प्रैक्टिकल हो गई तो घर मैकेनिकल हो गया। हाँ। स्रोत की पंक्ति है, घर तब तक जीवित है जब तक उसमें भावनाएं धड़कती हैं। इस सोच ने तो घर के भावनात्मक केंद्र पर ही चोट कर दी। और क्या मातृत्व को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ? पांचवा भ्रम इसी से जुड़ा लगता है कि मातृत्व जीवन की कोई स्वाभाविक उपलब्धि या जरूरत नहीं, बल्कि महज एक विकल्प है। मदरहुड इज अ चॉइस, नॉट एन अचीवमेंट। जी, मिश्रा इससे भी भावनात्मक मूल्यों पर एक तरह का हमला ही मानते हैं। उनका तर्क है कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो चेतना को आकार देती हैं। वो समाज में करुणा और संवेदना के बीज बोती है। जब मातृत्व को सिर्फ एक चॉइस या कैरियर में रुकावट के तौर पर पेश किया गया, तो समाज ने अनजाने में अपनी आने वाली पीढ़ी की भावनात्मक गहराई और कोमलता को शायद कमजोर किया। स्रोत की ये बात सोचने पर मजबूर करती है। माँ के बिना सृष्टि रह सकती है, संवेदना नहीं। ये शायद बायोलॉजिकल बात नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक संवेदना की बात कर रहे हैं। और फिर स्वतंत्रता की भी एक नई परिभाषा गढ़ी गई। चौथा भ्रम जिसके बारे में मिश्रा बात करते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जिम्मेदारियों से छुटकारा। क्यों सबका ध्यान रखती हो, अपने लिए जियो। हाँ। क्या इसका मतलब ये निकाला गया कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो? देखिए, मिश्रा का दृष्टिकोण इसके बिल्कुल उलट है, जैसा स्रोत बताता है। उनके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता कर्तव्य या जिम्मेदारी से भागने में नहीं है, बल्कि उसे प्रेम और सजगता से निभाने में है। जब देखभाल और समर्पण को बंधन कहा गया, तो स्वतंत्रता अक्सर अकेलेपन और एक तरह के अलगाव में बदल गई। हाँ। मिश्रा का तर्क है कि स्वतंत्रता का मतलब आत्मकेंद्रित होना नहीं, बल्कि आत्मसजग होना है। और आत्मसजगता में अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों का बोध भी शामिल होता है। उनसे भागना नहीं। स्रोत की पंक्ति है, स्वतंत्रता अकेलेपन से नहीं,
आत्मसजगता से आती है। और इन सब भ्रमों का कुल मिलाकर नतीजा क्या हुआ? 10वां और आखिरी भ्रम, जिसे मिश्रा सबसे खतरनाक मानते हैं, वो ये कि गृहिणी बनना एक तरह की असफलता है। आज अगर कोई महिला गर्व से कहती है मैं गृहिणी हूं, तो उसे अक्सर दया या उपहास का पात्र समझा जाता है, जैसे वो जीवन में कुछ कर नहीं पाई। हाँ, और मिश्रा इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि गृहिणी असफल नहीं, बल्कि सभ्यता की धुरी है। वो घर की अघोषित सीईओ है, जो समय, भावनाओं, संस्कारों, ऊर्जा जैसे अमूर्त लेकिन बेहद जरूरी संसाधनों का प्रबंधन करती है। अगर परिवार समाज की पहली इकाई है, तो उसे संभालने वाली ये धुरी अगर कमजोर होगी या खुद को असफल मानेगी, तो पूरी सामाजिक संरचना पर असर पड़ेगा। ये सोचना कि घर बनाना, परिवार पालना असफलता है, ये अपने आप में उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का चरम है जिसका जिक्र मिश्रा करते हैं। तो कुल मिलाकर मिश्रा के विश्लेषण का सार क्या निकलता है? ये जो पूरा बदलाव आया गृहिणी से हाउसवाइफ तक का, इसका असल मकसद या असर क्या था? मिश्रा के अनुसार, जैसा स्रोत में स्पष्ट है, हमला सीधे तौर पर स्त्री पर नहीं था, बल्कि गृहिणी के भाव पर था। मतलब उसकी भूमिका का जो सम्मान था, जो महत्व था, उसका जो आत्मविश्वास था, उस पर था। पहले उसे कहा गया तुम्हारी पहचान काम से है, पैसे से है, जो तुम्हारे पास औपचारिक रूप से नहीं है। फिर कहा गया तुम्हारा घर का काम महत्वहीन है। फिर कहा गया तुम्हारी भावनाएं कमजोरियां हैं, तुम्हारी परंपराएं पिछड़ी हैं, तुम्हारी सेवा गुलामी है। नतीजा क्या हुआ? जब गृहिणी ने अपनी भूमिका का सम्मान और अपना भावनात्मक आत्मविश्वास खो दिया, तो घर ने अपनी आत्मा खो दी। स्रोत चेतावनी देता है, जहां गृहिणी का सम्मान मरता है, वहां संस्कृति भी मौन हो जाती है। और ये हाउसवाइफ शब्द, ये सुनने में तो काफी सामान्य सा लगता है। हाँ, बाहर से ये सभ्य और आधुनिक लग सकता है, लेकिन मिश्रा के विश्लेषण के अनुसार भारतीय संदर्भ में ये शब्द अंदर ही अंदर कुंठा, अपराधबोध और हीनता पैदा करता है, क्योंकि ये गृहिणी के गहरे और सम्मानित अर्थ को समेट नहीं पाता। और विडंबना ये है, जैसा मिश्रा इशारा करते हैं, कि अपने घर को बनाना, अपनी जड़ों को सींचना, ये छोटा काम बन गया, और किसी दूसरे के ऑफिस में किसी और के लक्ष्यों के लिए खटना वो बड़ा और सफल काम माना जाने लगा। हाँ। स्रोत की एक पंक्ति बहुत मार्मिक है, जो अपने घर को बनाती थीं, अब किसी और के व्यापार को चलाने में थक चुकी हैं। तो क्या मिश्रा कामकाजी महिलाओं के खिलाफ है? क्या वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए? नहीं, स्रोत से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनका बिंदु कामकाजी होने या ना होने पर है ही नहीं। उनका तर्क है कि कामकाजी होना व्यक्तिगत चुनाव या जरूरत हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन घर की आत्मा खोकर स्वतंत्र होना, इसे स्वतंत्रता मानना, ये सभ्यता का सबसे बड़ा भ्रम है। अगर घर की संचालिका, चाहे वो कामकाजी हो या ना हो, अपनी भूमिका के महत्व को लेकर हीन भावना रखेगी या समाज उसकी भूमिका को सम्मान नहीं देगा, तो घर सिर्फ एक मकान रह जाएगा, वो भावनाओं का बसेरा नहीं रहेगा। तो फिर समाधान क्या है? अगर हाउसवाइफ शब्द समस्याग्रस्त है, तो मिश्रा क्या सुझाते हैं? कोई रास्ता है? हाँ, मिश्रा अंत में एक सकारात्मक दिशा देते हैं। वो हाउसवाइफ की जगह गृह शक्ति शब्द के इस्तेमाल का सुझाव देते हैं। उनका मानना है कि ये शब्द उस भूमि की ताकत, उसके सामर्थ्य और उसके सकारात्मक प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है। ये वो शक्ति है जो घर को सिर्फ चलाती नहीं, बल्कि उसे जीवन देती है, उसमें प्राण फूंकती है। और उनका विश्वास है कि जब इस गृह शक्ति का सम्मान लौटेगा, तभी घरों में फिर से वो सकारात्मक ऊर्जा, वो शांति, वो दिव्यता लौटेगी। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जब गृहिणी का सम्मान लौटेगा, तब घर में फिर से भगवान लौटेंगे। यहां भगवान का अर्थ शायद उन्हीं मूल्यों, शांति, प्रेम, सकारात्मकता से है। तो आज हमने मुकेश मिश्रा के विश्लेषण के आधार पर गृहिणी से हाउसवाइफ तक के इस जटिल और भावनात्मक सफर को समझने की कोशिश की। ये वाकई सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, बल्कि जैसा मिश्रा बताते हैं, ये मूल्यों, भावनाओं, आत्मसम्मान और पूरी पारिवारिक संरचना पर असर डालने वाला एक गहरा सांस्कृतिक बदलाव था, और जिसके पीछे शायद एक सोची समझी सोच काम कर रही थी। बिल्कुल। और जाते जाते मुकेश मिश्रा का एक विचार मन में गूंज रहा है, जिसे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जिस घर में गृहिणी का सम्मान है, वहां हर दिन पूजा होती है, और जहां गृहिणी उपेक्षित है, वहां हर दिन अधूरापन। ये सोचने वाली बात है कि ये अधूरापन
हमारे समाज में कितना गहरा है, और इसे भरने के लिए शायद गृह शक्ति के सम्मान को फिर से स्थापित करना कितना जरूरी है। इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।